तो आज हम लोग सेट 8 चालू करते हैं। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग लेकर आ गए हैं सेट नंबर 8। और आपको एक बात और बता दें कि सेट नंबर 7 का परफॉर्मेंस बहुत मस्त था। आप लोग देखे होंगे, जैसा कि आपके बीच गया होगा, बहुत प्यार दिए और आप लोग भी मन लगा के पढ़ रहे हैं। कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप लिख पाए। लिखने के बाद ही याद हो पाएगा। वीडियो देख लीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, वो अलग बात है, हम नहीं नो मैटर करते इसको। लेकिन हाँ, एक लास्ट बात जो हम आपसे करना चाहते हैं, आज का जो भी क्वेश्चन है, हमने वादा किया था कि सेट नंबर 8 का डिस्कशन फिर बहुत ही बवंडर होने वाला है। आज सेट नंबर 8 का डिस्कशन फिर बहुत बवंडर होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल एकदम पढ़िए, कहीं छपेगा यहीं से। हम आपसे दावा करते हैं, पढ़िए आप कहीं से, छपेगा प्रतिभा फाउंडेशन चैनल के यूट्यूब चैनल के साइंस क्लास से ही। आप जाके मिला लीजिएगा, आप कॉपी में लिख लीजिए। इसी का साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे साथियों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। अब आपको तय करना है कि आप लिबास बदलिएगा कि इतिहास बदलना चाहते हैं, ठीक ना। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से रिलैक्स होकर लिखना चालू कीजिएगा। जब क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो क्वेश्चन भी ललन टफ है, डिस्कशन तो उसका एकदम ललन टफ है। पहला सवाल है आप लोगों के बीच, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया। अभी आपको क्वेश्चन में केवल आंसर मिल गया होगा हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। अब इसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है ये आप लोग लिखना चालू कीजिए। एक नए पेज ले लेते हैं और हम इसका पूरा चित्रा चित्रा करते हैं, पूरा चित्रा चित्रा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जी बराबर होता है, ये पेज नहीं, पेन सही नहीं है क्या, चेंज कर लेते हैं। जी बराबर क्या होता है, जी इंटू कोटा m1 इंटू m2 अब बट्टा में r स्क्वायर, यही ना होता है मेरे साथी। अब पहले हम जी के चर्चा कर लेते कि जी क्या है। तो जी क्या है तो हम इसके बारे में इधर कर लेते हैं। जी, चलिए इधर लिख लीजिए ए वाली जी और इधर लिख लीजिए ए वाली जी। दो गो जी दिख रहा है ना, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। दोनों जी को आज हम लोग जो है पूरा जानकारी ले लेंगे। इससे ज्यादा होता ही नहीं जी के बारे में, तो फिर काहे का टेंशन, है ना। चलिए, इसका खोज किया था न्यूटन। इसका खोज कौन किया था, न्यूटन। और इसका खोज न्यूटन किया और इसका मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं इस मान के बदले एक मान दे दिया जाता है, रेयर केस ऐसा होता है जहां 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ आयुष, पानी लेके आइए, दोनों बोतल में ले लीजिएगा, ठीक ना, है गर्मी आज भी। चलिए, एक चीज और हम आपको बता दें, एक याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि जी के मान में मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक चीज और बता दें, ये जो जी है, ये जी का मान पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ये जो जी है, इस जी का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो कहाँ क्या होता है वो लिखना चालू करेंगे। अलग अलग, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगह पर, जगह पर अलग अलग होता है। कितना होता है, अलग अलग होता है। ये अलग दो लिखे, इसका मतलब कि दो बार अलग, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे पहला लिखिएगा आप लोग, ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है। कितना होता है, महत्तम। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। दूसरा लिखिएगा विषुव, विषुव या विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर यहाँ न्यूनतम होता है। कितना होता है, न्यूनतम। आप लोग शून्य नहीं मारिएगा, यहाँ शून्य नहीं होता है, यहाँ न्यूनतम होता है। यह बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा अपना मन से, गलत है। 3 नंबर बात, न्यूनतम कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र पर कितना होता है, न्यूनतम।
केंद्र पर कितना होता है, न्यूनतम। यदि आप पृथ्वी के, ये धरती है, पृथ्वी के ऊपर जाइए तब, चाहे नीचे आइए तब, पृथ्वी के ऊपर जाइएगा तब चाहे नीचे आइएगा तब जी के मान घटेगा। क्या करेगा, जी के मान घटेगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। एक सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोगों को लिखना है, यदि पृथ्वी 17 गुना, इनसे सुनिए, यदि पृथ्वी 17 गुना स्पीड से नच जाए, घूम जाए, तब जी का मान 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी 17 गुनी तेजी से घूर्णन करने लगे तो जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको लिखना है। एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा इसी में, थोड़ा सा और छोट कर देते हैं, यहाँ लिखिएगा, अंतरिक्ष में या निर्वात में जी का मान 0 होता है। अंतरिक्ष में या निर्वात में जी का मान कितना होता है, 0। ये तो हो गया छोटी जी का कहानी। ये टोटल पॉइंट छोटी जी का है, इससे ज्यादा नहीं होता है और नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं बड़का पर, इसको समझिए। ये जो जी है बड़का, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, कलम चेंज कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मान होता है इस जी का, ये हर जगह कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, मतलब कहीं नहीं बदलता है। ये क्या होता है, स्थिर होता है, ये कहीं नहीं बदलेगा। धरती के ऊपर जाए, नीचे जाए, चांद पर, पृथ्वी पर, आकाश में, केंद्र में, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद लिखिएगा इसका खोजा कौन, इसको तो इसका खोज किया हेनरी केवेंडिश। कब, 1798 में। कब, 1798 में। उसके बाद इसके मूल्य दिया, मतलब इसका डाटा कौन दिया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मान दिया कौन, न्यूटन। ये जो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसका वैल्यू दिया था न्यूटन। मतलब जी को खोजा कौन, हेनरी केवेंडिश, लेकिन इसका मान कौन दिया, न्यूटन। यहाँ कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसके यूनिट में भी कंफ्यूजन आपको आ सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि कोई ज्यादा चालाक लड़का है या एग्जामिनर है तो आपको मान में परिवर्तन कर सकता है और ये बताएगा मीटर क्यूब। इसका एक और इसके जगह पर दे सकता है, इसके जगह पर मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। क्या देगा, मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। ये वाला भी हिस्सा आपको दे सकता है। तो आप घबराइए नहीं, 99% ऐसा जगह मिलेगा जहां ए डाटा मिलेगा आपको। 1% रेयर केस, जिसको साइंस का लेवल बहुत अप आता है, वो इस डाटा को जानता है, सब नहीं जानता इस डाटा को, काहे कि हर बुक इसको नहीं लिखा है। और हम छोटका बुक उठाते भी नहीं। हमने कई बार बोला है कि मेरा लेवल हमेशा अप ही होगा, मेरा डिस्कशन और क्वेश्चन दोनों का लेवल अप ही होगा, डाउन तो जाने वाला है नहीं। तो इतनी चीजें आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं आप लोगों के बीच से। इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। यहीं से छपेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप में छपेगा नहीं तो आपके पड़ोसिया में क्वेश्चन होगा, लेकिन होगा जरूर। चलिए अगला सवाल देखिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया। आ गया सवाल फिर, न्यूटन चाचा फिर आ गए। अब देखिए, न्यूटन ने तर्क के बारे में बताया था क्या, नहीं। न्यूटन ज्यामिति बताया था, नहीं। ज्यामिति के बारे में बताए थे यूक्लिड नामक वैज्ञानिक, यूक्लिड। गणना के बारे में न्यूटन बताए। बीज गणित के बारे में बताया आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक। हालांकि आर्यभट्ट जो है बीज गणित के अलावा मैथ में बहुत चीज दिए, गणितीय संक्रियाएं में बहुत चीज दिए, लेकिन बीज गणित इनका बहुत ही फेमस हुआ, ठीक ना। तो याद रखिएगा आप लोग। हालांकि बीज गणित में बहुत सारे और वैज्ञानिक का भी जो है योगदान रहा है, लेकिन आर्यभट्ट इसका जो है, समझ रहे, प्रोड्यूसर है। चलिए अगला सवाल,
न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? मेरे साथी, पढ़ाई लिखाई करने वाला सारा स्टूडेंट से आप पूछेगा तो न्यूटन के पहला नियम और तीसरा नियम एकदम याद रहता है, खराटेदार वो बोल देगा तुरंत। न्यूटन के दूसरा नियम में वो चकमा खा जाता है और एग्जामिनर क्या करता है, न्यूटन के दूसरा नियम जो है पूछ लेता है। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं न्यूटन का सारे नियम। सबसे पहले तो बता देते कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था। न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था जो 1687 ईस्वी में एक बुक लिखा, प्रिंसिपिया। कौन बुक लिया? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। और इस बुक के अंदर न्यूटन का गति का 3 नियम रखा हुआ था। क्या? 3 नियम। न्यूटन के गति का क्या नियम? गति का 3 नियम रखा हुआ था। कई गो नियम रखा हुआ था? 3 नियम रखा हुआ था। अब कौन कौन सा नियम था तो हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ आप लोग लिखिए। कौन काटो, कौन काटो, काटो, साइलेंट करो। चलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। न्यूटन के गति का पहला नियम है, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। यदि वह गति कर रहा है तो गति करते रहना पसंद करेगी। मतलब वो अपनी अवस्था में जब तक परिवर्तन, तब तक परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दे। बात समझ में आया होगा परिभाषा? चलिए, तो न्यूटन के गति का पहला नियम का पहला अंश से जड़त्व का नियम पता चलता था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है, ये जो है जड़त्व का नियम के बारे में बताता है। किसके बारे में? जड़त्व नियम के बारे में। और जड़त्व नियम कौन दिया था? गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक। कौन दिया? इसके जनक कौन है? जनक गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने जड़त्व के बारे में बताया। और न्यूटन के गति का पहला नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। इसके पहला नियम से ही बल की परिभाषा मिलता है। अब हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम के पहला अंश से जड़त्व का परिभाषा मिलता है और उसके पहला और दूसरा दोनों अंश को अगर कंबाइंड कीजिएगा तो फिर बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा क्या है आप लोग जानते हैं ना? बल का परिभाषा आप लोग जानते हैं ना? बल का परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु पर बल लगाए तो क्या करेगा? वो अपने अवस्था में परिवर्तन करेगा या करने की चेष्टा करेगा? या तो कर देगा, नहीं तो करने की चेष्टा करेगा। मान लो जैसे कि इस पैनल को हम क्या करते हैं, धकेलते हैं, तो या तो गिर जाएगा, नहीं तो गिराने का हम चेष्टा तो किए ना, कम से कम तो बल लगाए ना। तो वही परिभाषा है। चलिए, न्यूटन के गति का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ जो होता है, न्यूटन के गति का जो सेकेंड लॉ है, इससे बल का व्यंजन मिलता है। क्या मिलता है? बल का व्यंजन, मतलब फार्मूला, सूत्र। जैसे F बराबर में ma। और बल के प्रभाव के बारे में बताता है। किसके बारे में? बल के प्रभाव। आगे थोड़ा सा और देखते हैं न्यूटन के गति का थर्ड लॉ। चलिए 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 चलिए, लिखना चालू कीजिए। थर्ड लॉ, तीसरा लॉ। न्यूटन के गति का तीसरा जो लॉ है, ये कहता है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। मतलब अगर हम किसी को एक तबराक मार देंगे तो उधर से धक सरिया देगा हमरा। नहीं समझ रहे हैं? तो न्यूटन के गति का तीसरा में क्या कहता है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि एक नाव चालक है, जैसे ही नदी के किनारे नाव पर से उछल के बाहर आएगा तो नाव क्या करेगा? पीछे की ओर जाएगा। आप आगे की ओर जाइएगा तो नाव पीछे की ओर जाएगा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रॉकेट जो उड़ता है तो नीचे की ओर बल लगाता है, तब ऊपर की ओर पर छेप करता है, उड़ता है। गन जब चलाते हैं तो बुलेट आगे की ओर निकलता है, तब गन क्या करता है? पीछे की ओर धक्का मारता है। न्यूटन के गति के नियम से जिंदगी में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे एक क्या कहता है कि न्यूटन के गति नियम जो है तीसरा, एक कहता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है। इसका ये मतलब है कि हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा प्रतिक्रिया भी अच्छा मिलेगा। बात सही है गलत? अच्छा काम करेंगे तो प्रतिक्रिया क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। जैसे आज अगर मेहनत कर रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे 8 घंटा 10 घंटा, तो क्या नौकरी नहीं लगेगी? लग जाएगी ना, लग जाएगा ना, सफलता मिल जाएगा आपको। जरूरत नहीं कि नौकरी ही लगे, जरूर कुछ ना कुछ आप अच्छा बन जाइएगा, खराब तो नहीं बनिएगा। नहीं, और आज खराब कीजिएगा, मान लीजिए कि घर के बगल में जाके किसी को बहुत सरिया दिए कि रे, तो बस वो धक्का सरियाइए देगा।
तो मतलब प्रतिक्रिया उधर से वैसे नहीं मिलेगा जैसे आप इन्हें से क्रिया कीजिएगा। अब काम ही किए थे गाड़ी सुनने वाला, तो उधर से प्रतिक्रिया मिला नहीं। अब दीपावली के दिन गए, एगो पटाखा ले गए और कोई गाय दूह रहा था, उसके बगल में ले जाकर छोड़ दिए, तो क्या गाय वाला कहेगा कि ठीक कला बउआ, इधर को सरिया देगा? कोई ठीक ना, लाठियों लेकर दौड़ेगा। ये सब काम नहीं कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो अब सवाल देखिए, बोलता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम जड़त्व के बारे में बताता है। नहीं, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। बिल्कुल यही आंसर है, बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। ए भी ऑप्शन गलत है और ए भी ऑप्शन गलत। आगे बढ़े, न्यूटन के गति का पूरा नियम आज समाप्त। नहीं, एक क्वेश्चन से पूरा रद्दी रद्दी कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे बने रहिए, अब भरोसा रखिए, वादा नहीं तोड़ेंगे, हम लोग उसमें से नहीं है। हमारी संस्था, हमारे फैकल्टी जो भी है, सारा वीडियो व्यूज कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, और सबसे बड़ा चीज जो है, आप अपने परिवार को बढ़ाइए। प्रतिभा फाउंडेशन का जो परिवार है उसे बड़ा कीजिए, लाखों में कीजिए। सब साथी को जोड़िए अपने से, सबको शेयर कीजिए, सबको कहिए पढ़ने के लिए। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई मिल रहा है और एक बेहतरीन कंटेंट भी आपको दिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो ध्यान रखिए, सारे जगह फैलाइए इसको, एकदम भूचाल ला दीजिए, भूचाल ला दीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि यूट्यूब भी पगला जाए, कहे कि कैसन परिवार है, खाली यूट्यूब पर यही दिख रहा है, इसके अलावा तो सब दिख ही नहीं रहा। इतना शेयर कीजिए। अरे आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग शेयर कीजिए, फैलाइए। आज प्रथम बार हमको अंदर से दुख हुआ और बोलना पड़ रहा है। इससे पहले हमने कभी बोला सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए? कभी नहीं बोला, क्योंकि हमको अपने कंटेंट पे विश्वास है, एक न एक दिन चमकेंगे और हाल में चमकेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। इसी को कहते हैं आत्मविश्वास। मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका मदद चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन लेकर चलते हैं। अपनी धंधा पानी तो होते रहेगा, बात करेंगे, सब्सक्राइब चैनल ये सब होना है, होते रहेगा। पढ़ाई पहले कीजिए हर हाल में। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? देखिए, इस सवाल को समझने में आपको लेट हो सकता है, इस सवाल को समझने में लेट हो सकता है। आप कुछ भी मार दीजिएगा आंसर। नहीं, स्थिर बोला है या गतिज? तो स्थिर या गतिज हम बोले थे कि कोई भी वस्तु या तो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, या गति में है तो गति अवस्था में रहेगा, और ऐसा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम के पहला अंश से जड़त्व की परिभाषा मिलता है, और किसने दिया था? गैलीलियो। बढ़े आगे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? सवाल को गहराई से पढ़िए, सवाल में बहुत गहराई है, सवाल में बहुत गहराई है, इसको पढ़िए। देखिए सवाल क्या बोला है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या है? क्या गुरुत्वाकर्षण बल गुने चंद्रमा की कक्षा की पढ़ी थी? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। शून्य, बाप रे बाप, ये क्या है? नहीं, मतलब तो यही बात हो गया कि पूछा है बच्चा से कि काहे में पढ़े छ, तो वो बोला है बैगन, वो जवाब थोड़े ना हुआ। चलिए ये आंसर सही है, केंद्राभिमुख बल गुने चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लाए थे, इस पर डिस्कशन नहीं है। बढ़ जाएगा, संतुष्ट है ना आप? चलिए अगला सवाल में फिर डिस्कशन होगा, इसको देख लीजिए। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, यहाँ बोला मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के बल को समझा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक यह क्लियर नहीं करेगा
कि निर्भर करता है, तब तक कैसे पता चलेगा? इसका यह मतलब है कि निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और नहीं तो अंदाजिए धक्के मार दोगे, ए न तो बी न तो सी न तो डी, अब मार नहीं दोगे, मारा जाओगे। समझ में आ रहा है? कुछ मार दोगे चल जाओगे, नौकरी हो जाएगा। इतना आसान होता तो कुतुब बोलिया बैठ के जाता, मार के चल आता, नौकरी लेके हट जाता। ऐसा नहीं है, आपको सही सही मारना पड़ेगा, उसके लिए बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? पढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटा चुत्तर दबा के बैठो पढ़ने के लिए, तब नौकरी होगा, या तो नहीं होना है। घूमते रहो, जितना कान में ईयरफोन लगा के जितना शॉर्ट वीडियो देखना देखो, खूब लचक के कमरिया से लेके क्या था अभी बड़ा नया नया गाना निकला है, वो सब सुनो जितना सुनना है, लेकिन इससे नौकरी नहीं होना है। अब बाद में फिर पछताओगे भी, ध्यान रखो इस बात का। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान के बराबर होता है, सही तो है। बड़का जी का मान कहीं नहीं बदलता है, ये जो बड़का कैपिटल जी है इसका मान कहीं नहीं बदलता है। तो जितना पृथ्वी पर उतना चंद्रमा पर, उतना ही मंगल ग्रह पर, उतना ही बुध ग्रह पर, अरे सब ग्रह पर उतना ही। दूसरा है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, अच्छा 1 मीटर की दूरी बोला है तो त्रिज्या दिया है 1 मीटर। बात को समझना, भाषा समझिएगा। वस्तु जिनके द्रव्यमान 2 और 2 की जाए, मतलब कि m1 भी 2 है और m2 भी 2 है और दोनों केजी में है, मास है तो केजीए में होगा। के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या इतना है, तो चेक करना पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है क्या, G इंटू m1 इंटू m2 अब बट्टा में r²। रख लीजिए वैल्यू, G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रख लीजिए, कोई बात नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसके बाद m1 कितना देले है तो 2, m2 कितना देले है 2 और r² है तो r² है, r कितना 1 तो 1 का स्क्वायर। अरे 1 का स्क्वायर तो उतने होना है, यहाँ तो मतलब कि 2 दूना के 4। अच्छा 4 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका के 24 है ना, और फिर 6.67 है ना, तो एहो कुछ ना कुछ मान बढ़ाएगा ना। तो ले दे के ये पूरा हिसाब किताब कीजिएगा तो हमरा लगता है कि आ जाएगा जितना पूछा है उतना, 26.68 गुने 10⁻11 ये आ जाएगा। 4 में 6.67 गुने 10⁻11 से गुना कीजिएगा तो जितना दिया है ना उतना आ जाएगा। तो मतलब ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, नहीं ये गलत है। क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो केवल प्रयोगशाला तक मान्य है? ये तो सर्वासर गलत है, ये हर जगह मान्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल ये भी सही है। एफ व्युत्क्रमानुपाती होती है r² की, ये भी सही है। यहीं से भी देख सकते हैं एफ समानुपाती 1/r², यानी ये एफ ये टोटल हटा दीजिएगा तो 1 r², तो यही बात यहाँ लिखी है। इसका यह मतलब कि ये भी सही है। तो केवल सी गलत है, बाद बाकी सब सही है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सी। हाय हाय हाय, देख रहा है ना लेवल, मजाक समझ रहे हो तुम, यह लेवल है, एग्जाम में एकदम छप जाएगा, कह रहे हैं ना छप जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उससे प्रक्रिया के क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, साथ ही एक बात हम आपको बता देते हैं, मेरा जो टाइपराइटर है जो टाइप करता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। आप भरोसा रखिए, हम उसको जानते हैं करीब से क्योंकि वो हमारे बगल में बैठता है। उसके पास ओवरलोड है, ओवरलोड है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आप भी उसे माफ कीजिए, हम लोग तो करते ही हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं हम, और ओकरा से ज्यादा तो ओकर साली से करते हैं, बहुत करते हैं। वह बोला है कि कोई बात नहीं सर जी कर लीजिए, तो हम कहे कर लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसको समझने के लिए इस फिगर को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको दिख रहा है तो ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और नहीं दिख रहा है तो गूगल पर से जाके इसको भी आप लोड कीजिए।
और कॉपी में लिखिए। हम समझाना स्टार्ट करते हैं आपको। देखिए ये क्या है, गैस। गैस से अगर आप ठोस बनाइएगा कोई चीज को तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। आप लोग लिखना चालू कीजिए। गैस से ठोस बनाइएगा कोई चीज को तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। लेकिन ठोस से अगर गैस सीधे बना दीजिएगा तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं, यदि द्रव से ठोस बनाइएगा तो इसको हिमीकरण कहते हैं। द्रव से ठोस बनाइएगा तो इसको हिमीकरण कहते हैं। लेकिन अगर ठोस से द्रव बनाइएगा तो इसे गलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। अच्छा इधर आइए, यदि गैस से द्रव बनाइएगा तो इसको सघन कहते हैं। लेकिन अगर द्रव से गैस बनाइएगा तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। फिर एक और है सबसे लास्ट, जो सबसे भयंकर है, जो अब का लेवल है, उठा के पूछेगा तो ये पूछेगा, गैस को प्लाज्मा अवस्था में बदलने के लिए पुनर्योजन करते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। और प्लाज्मा से गैस बनाने के लिए आयनन प्रक्रिया करते हैं। अब इस टोटल डायग्राम को हम समझा पाए आपको, आप वीडियो पॉज कीजिए, नहीं तो बैक करके लिखते चले जाइए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से सवाल बहुत बढ़ता है। ये TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। TTI बात समझ में आ रहा है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। VVI नहीं, VVI का जमाना गया। पहले था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब है TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। एकदम एग्जामिनेशन हॉल में पहला ना तो दूसरा क्वेश्चन यही होगा ऐसे रहता है। चलिए अगला सवाल देखिए, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, एक चीज हम आपको बता देते हैं। ये जो रिमोट है ना, रिमोट, बस इतना ही जानिए, यहाँ से सवाल का आंसर लग जाएगा। रिमोट में अगर कहेगा रिमोट में कौन सा तरंग होता है, तो रिमोट में होता है सूक्ष्म तरंग। कौन सा तरंग, सूक्ष्म तरंग। ध्यान से सुनिएगा। और कहेगा रिमोट से कौन सा तरंग निकलता है, से कह देगा तो आप लोग लिखिएगा अवरक्त तरंग। कौन सा तरंग, अवरक्त तरंग। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अब कंफ्यूजन रहने का कोई गुंजाइश नहीं है। रिमोट से कहेगा तो रिमोट से मतलब रिमोट से कौन सा तरंग निकलता है, तो अवरक्त तरंग। और रिमोट में कौन सा तरंग होता है, तो सूक्ष्म तरंग। तो यहाँ आइए, अब आइए, अवरक्त तरंग कहाँ होगा, तो रिमोट में। तो मारिए इस क्या पूछा है, विद्युत चुंबकीय तो मिलान करना है, तो मिलान करना है तो आपको ऑप्शन रहा होगा आयुष, इसका ऑप्शन रहा होगा नीचे उठ। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए मिलान कर देते हैं हम आपको, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए रेडियो अवरक्त तरंग जो है ये आर का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 1। गामा किरण से कैंसर का उपचार करते हैं तो एस का हो जाएगा 4, एस का हो जाएगा 4। उसके बाद आपको है सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग यहाँ बोला है, सूक्ष्म तरंग से अन्य नहीं बोला है। रेडियो तरंग से क्या करते हैं, तो सूक्ष्म तरंग से सेलुलर फोन यानी कि 3 में इसका उपयोग करते हैं। और सबसे लास्ट बच गया पी, तो पी का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं विमान नेविगेशन में, मतलब दूसरा। मार लिए आंसर आप लोग, यही आंसर इसका है। एक बार में 4 क्वेश्चन का आंसर, बहुत बेहतरीन तरीका से डिस्कशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। बोलता है लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है। लैक्टिक अम्ल के वजह से तो दूधवा जो होता है वो खट्टा होता है, उसमें क्रीम होता है। बटर बनाते हैं तो बटर खूब स्वादिष्ट लगता है, दहिया खट्टा लगता है, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ये कीटाणु है, 4 दिन छोड़ दीजिएगा ना दही के 5 दिन, तो उसमें से निकलेगा यूं यूं। तो बिना हड्डी के होता है तो सब घींच ही दोगे, क्या कि वो उज्जर दहियो उज्जर, लपेट के सपेट के नहीं। हाँ। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध में। तो 1 का 3 कहीं ढूंढिए तो 1 का 3 है, 1 का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है तो बी का 4, बी का 4, बी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ए ऑप्शन तो पहले कर चुका है, तो यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो मिला देते हैं, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सिट्रिक अम्ल नींबू और चाहे नारंगी में होता है, चाहे कच्चा फल, कोई भी कच्चा फल होगा उसमें सिट्रिक अम्ल की मात्रा होता है, और ब्यूटेरिक अम्ल में होता है खाद्य पदार्थ या दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है।
तो इसका आंसर लगा लिया आप लोग, आगे बढ़े। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, सत्य है, पूछ रहा है सत्य है। तो सबसे पहले तो जानिए बेंजीन है का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना होता है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, 6 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक कार्बन इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ, इससे मिला, इससे मिला, एक बार 12 में डबल बॉन्ड लगेगा, एक छोड़ के दूसरा में भी डबल बॉन्ड लगेगा, और फिर एक छोड़ के तीसरा में भी डबल बॉन्ड लगेगा। अब सब कार्बन हाइड्रोजन से जुटा हुआ है, तो सब कार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। सब कार्बन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। चलो जोड़ दिए। एक बात हम आपको बाहर से बता देते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा ना तो एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा और एगो पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 गो सिग्मा और एगो पाई, बस बस यही कंसेप्ट है। तो यहाँ तक खाली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में है। देखिए, एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 गो सिग्मा और एक पाई। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को तमसा देते हैं तनका सा सरिया के। अब मिलिए यहाँ, तो यहाँ एगो पाई बन गया, यहाँ भी एक पाई बन गया, और यहाँ भी एक पाई बन गया, तो कई गो पाई हो गया भाई? बोलिए ना, 3 गो पाई हुआ ना। तो ऑप्शन में देखिए कहीं कहीं है 6 पाई 6 सिग्मा, गलत। 12 सिग्मा 6 पाई, गलत। इसमें 12 सिग्मा 3 पाई, ये आंसर सही है। अब 12 गो सिग्मा कहाँ है, ये ढूंढिए तो तेजी से तंगा सा। 12 गो सिग्मा का है तो बताते। देखिए, इसमें एगो सिग्मा हुआ कि नहीं हुआ? चलो कलर चेंज कर देते ना, तो तुझा कहेगा क्या कि डिजिटल बोर्ड का उपयोग इनको करने नहीं आता है। तो आता है, आता है। ई सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, तो 3 गो, एगो यहाँ 4 गो, एगो यहाँ 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो मिला। अरे मिला तो रह सके कि तू सभी तो बहुत लाइले है। 12 गो सिग्मा 3 गो पाई बेंजीन में होता है। आई क्वेश्चन बीपीएससी 68वीं में पूछा गया है, और दरोगा में तो खूब पूछा गया है। तो तोरा सके देखे कि कहला छोड़े, कराइए देते हैं। चलिए अगला सवाल है, बायोगैस जो होता है, ये पूछा है इनमें से निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है बायोगैस। बायोगैस किस नासी में होता है? नहीं, गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियो, ये तो गलत है ना, ये गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी हृदय विकार में होता है, ये सही है। डीडीटी का प्रयोग गोबर में होता है, गलत है। निकोटीन तंबाकू में होता है, सही बात है। मतलब 2 और 4 आंसर सही है, बाद बाकी सब गलत है। कहीं है ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है 2 और 4, यहाँ सही है, बाद बाकी सब गलत है। अब कौन सही होगा से बताते हैं। देखिए, बायोगैस जो बच गया, बायोगैस होगा, बायोगैस, बायोगैस होगा गोबर में, तब ना मेथेन पाया जाता है उसमें। गोबर गैस से मेथेन निकलता है, नहीं पता है आप लोगों को? अब एक है डीडीटी। डीडीटी जो होता है वो एक कीटनाशी है, कीटनाशी है। खेत में घास फूस ज्यादा हो जाता तो डीडीटी का छिड़काव कर दीजिए, सब जल जाएगा। कीटनाशी है और पतवार नाशी है, ये नाचता है। इसके अलावा भी बहुत चीज है, कल फिर इस पे क्वेश्चन लाएंगे और सारा कीटनाशी को हम खत्म कर देंगे, एकदम कीटनाशी को मार देना है कल है। चलिए, फोटोग्राफी में उपयोगी है, फोटोग्राफी में क्या है? उपयोगी है। तो फोटोग्राफी में कौन उपयोगी है मेरे भाई? हम आपको बता देते हैं, आप लोग लाइन से लिखते चलिएगा। सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr2। ये जो है सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में उपयोगी। देखिए, ये सब जो है अर्जेंटीनम का हाइलाइट्स होता है, जैसे हम बता देते हैं AgBr2, AgI, AgCl, AgNO3। AgBr2 के बारे में हम बता दिए हैं कि फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो चलिए भैया
फोटोग्राफी में। एजीआई का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं। जब वर्षा कृत्रिम मतलब भगवान का मर्जी ना हो फिर भी बारिश करवाएंगे क्या? तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एजीआई का प्रयोग करेंगे। भगवान के खिलाफ भी आजकल हम लोग काम करने लगे हैं। चाइना को जानते हैं? चाइना को वो तो अपन एगो सूरजे बना लिया है। जानकारी है कि नहीं नॉलेज में? करेंट अफेयर्स पढ़िए, अफेयर्स करने के चक्कर में नहीं रहिए, करेंट अफेयर्स पढ़िए, अफेयर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम समझ सकते हैं आपकी उम्र उस हिसाब में पड़ा हुआ है जहां आपका पैर जो है हर टाइम लड़खड़ाता होगा देख देख कर, लेकिन कोशिश कीजिए उसे डगमगाने नहीं दीजिए। आज रोक के रख लीजिए, कल चमक के निकलिएगा, लिख के दे देते हैं आपको हम। एजीसीएल, एजीसीएल का जो प्रयोग होता है ये दर्पण के पीछे वाला जो हिस्सा होता है दर्पण लेपन में करते हैं, दर्पण को चमकाने के लिए। और AgNO3 का जो प्रयोग है ये करते हैं हम लोग कहाँ? ये करते हैं मतदाता स्याही में, मतदाता स्याही, मतदाता स्याही में जाते हैं वोट गिराने तो उंगली में नहीं लगा देता है, 6-7 दिन तक एकदम वो छूटबे नहीं करेगा। तो मतदाता स्याही में AgNO3 का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी इसका जो प्रयोग है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में भी AgNO3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बन सकते हैं? हाँ ये सही है, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए कठोर जल क्या होता है? वह जल जो आसानी से झाग न बनाए। किसके साथ? कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। साबुन में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, ग्लिसरीन भी होता है फेन बनाने के लिए, समझे? तो आसानी से झागे नहीं बनेगा, तो ये जल कठोर जल कहलाएंगे। और यह जल समुद्र के जल होता है। समुद्र के जल में ले जाके कपड़ा खींचने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं खींचाएगा। समुद्र के जल में से नहाइएगा ना तो जितना जो घमौरी उमौरी होले रहेगा छोटा छोटा वो सब छूट जाएगा, समझे? समुद्र के जल इतना मतलब खारा होता है, उसमें कपड़ा कभी साफ नहीं हो सकता है, जैसे ले जाइएगा वैसी रह जाएगा। चलिए उसके बाद बोलता है कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं? नहीं, कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम होगा ही नहीं, तो ये गलत है। तो ये क्या है? गलत है। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन आर गलत है। मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, तो ये तो सही है। अच्छा जब बना सकते हैं तो कहला बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, दोनों सही है, माफ कीजिएगा मेरे साथियों, ये दोनों सही है। देखिए हम कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, और जब है तो झाग बनाएगा। फिर से समझिए, बोला कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, तो हम बोले कि हाँ ये बात सही है। तो जब सही है तो क्यों सही है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। लवण घुलनशील है तब बना सकता है, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। नहीं समझे? फिर से एक बार वीडियो पीछे करके समझ लीजिए। पहला सवाल बोला है कि कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, तो हम बोले कि हाँ ये बात सही है। तो वो पूछेगा ना कि काहे बना सकते हैं, तो कारण बता रहा है कि कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं इसलिए बना सकते हैं, तो ये भी सही है। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करता है। कितना अच्छा सवाल था। हाँ चलिए तो सवाल नंबर 15 को देख लेते हैं। क्या बोला है? पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए पॉस्चुराइजेशन, पॉस्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले लंबे समय तक ठंडा करते हैं ताकि कीटाणु मर जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, शुरुआत में उसको गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं। मतलब 150 डिग्री फ़ारेनहाइट से 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या करते हैं? दूध को पहले हम लोग गर्म कर लेते हैं। जैसे ही गर्म करेगा तो इसका कीटाणु क्या करेगा? मर जाएगा। कीटाणु क्या होगा? मर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसको क्या करते हैं? ठंडा कर लेते हैं और 55 डिग्री सेल्सियस पर दूध को हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। आया समझ में?
इसका यह मतलब है कि इसका आंसर क्या है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एक बात बोले मेरे साथी, अपनी मम्मी जो थी ना, अपनी मम्मी, वो भले ही अंगूठा छाप थी लेकिन साइंस बहुत ज्यादा जानती थी। हम लोग बचपन में, हम लोगों को याद है कि मम्मी जो थी दूध उबाल के पिलाती थी, क्योंकि उसको पता था कि कच्चा दूध पिलाएंगे तो उसमें कीटाणु होता है, लड़का का तबीयत खराब हो सकता है। तो साइंस जानती थी। वो अंगूठा छाप माँ कितना पढ़ल लिखल काम करती थी, सुन देखो। बचपन में थे तो जबरदस्ती कजरोटा लेके और गर्म कर लेती थी। पहले क्या करते हैं, गैस उस पर, चूल्हा पर, गैस तो उस समय था नहीं, चूल्हा पर अगर लेके और लेप देती थी अखबा में, दोनों आंख में जबरदस्ती, हाथ पैर जबरदस्ती 2-3 आदमी धो लेता था। हम तो नहीं लगवाते थे, फिर भी हम तो करिया कलूट आदमी, हम देते थे लगवाएंगे, फिर सब कहेगा करियकबा करियकबा कहता था, हमरा कुराता था, तो हम कहे हम नहीं लगवाएंगे, फिर भी लगा देती थी। लेकिन हमरा अब समझ में आया कि लगाती थी कहला, इसलिए लगाती थी क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होता है सारे उष्मा को अवशोषित करता है और आंख के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब मम्मी साइंस जानती है कि नहीं जानती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव माई मदर। आज का क्लास मम्मी के नाम, सब आदमी लिखिए कमेंट बॉक्स में आई लव माई मदर। देखते हैं कौन कौन लिखता है, जे नहीं लिखता है सब निर्दयी है, मम्मी को पसंद नहीं करता है, नहीं चाहता है, झूठ मूठ के कहता है कि आई लव माई मदर। वो दूसरा के जाके आई लव यू कहोगे, इससे अच्छा है कि मम्मी को कहो, वहां से धोखा नहीं मिल सकता है। किसी और से करोगे वहां से धोखा मिल सकता है, 90% गारंटी है कि वहां से धोखा खा जाओगे। माँ बाप का प्यार में 1% भी धोखा मिलने का चांसेस नहीं। इसलिए मम्मी पापा को प्यार को एकदम नजरों पे रखो, समझे। गुरु का ज्ञान और मम्मी पापा का आशीर्वाद कभी भी मतलब जो है बर्बाद नहीं जा सकता है, और तुझे बर्बाद होने भी नहीं देगा, ये बात जान लो। क्योंकि इस दुनिया में मम्मी पापा के बाद गुरु ही चाहता है कि मेरा शिष्य जो है दुनिया के ऐसा इंसान बने जो उसे कोई ना हरा सके, और मम्मी पापा चाहता है कि दुनिया की इतना शक्तिशाली इंसान बने कि हम तो क्या, आने वाला पीढ़ी भी ऐसा ना निकले। और माँ बाप चाहती है कि मेरा बच्चा जो है इस संसार का सबसे ताकतवर इंसान बने, हर माँ बाप। इसलिए आई लव माई मदर। आप लोग भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे, हमें पता है, इसलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव माई मदर। जितना लिखना है लिखिए, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। हम प्रथम बार कमेंट बॉक्स देखेंगे, इससे पहले आज तक कमेंट्स आप लोगों का नहीं देखते हैं, सच बताते हैं, समय नहीं मिलता है नहीं देखते हैं, लेकिन आज पक्का देखेंगे। इस वीडियो का जो है हम कमेंट बॉक्स पक्का देखेंगे, ये आपसे मेरा वादा रहा। और रिप्लाई भी हम खुद अपने आईडी से करेंगे, देख लीजिएगा। आप मेरे आईडी से रिप्लाई लेना चाहते हैं तो आई लव माई मदर लिखे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल कराते हैं 16। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए राइबोसोम है ना, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, पता है, जानते हैं। आप लोग भी बिहार से और हम लोग भी बिहार बोर्ड से, प्रोटीन फैक्ट्री तो क्या पता दोनों आदमी को समझ में ना आए। हमार इंग्लिश बस उतना ही मजबूत है जितना बराक ओबामा जानता है, इतना ही समझ लीजिए। आप नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरा इंग्लिश उतना ही मजबूत है जितना बराक ओबामा हिंदी जानता है। समझे। चलिए तो राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, इसका यह मतलब है कि इसका आंसर होगा अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। एक बात और लिखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये ट्रैफिक कंट्रोलर कहलाता है, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, कंट्रोलर ये एग्जाम में पूछा हुआ एक डाटा है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। ये सब लिखा चुके हैं हम इससे पहले वाला सेट में, इसलिए हम लिखाएंगे नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, मेरे साथ एक बात बता देते हैं, अगर कृत्रिम रूप से फलों को पकाएगा तो एसिटिलीन का यूज करेगा, एसिटिलीन का, लेकिन ऑप्शन में यहाँ एसिटिलीन नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अभाव में जो है उसी को लेके चलेंगे, एसिटिलीन, एसी
एसिटिलीन कैसे लिखाएगा रे विश्वा? सही है। चलो गलती है तो क्या है, हम बता दें एसिटिलीन का होता है, आप लोग पकड़िएगा। तो यहाँ ऑप्शन में एसिटिलीन नहीं है तो इथाइलिन। इथाइलिन से ना प्राकृतिक रूप से फल पकता है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से फल पकता है, फल पकता है। ये जो एसिटिलीन है इसी में कार्बाइड होता है, नहीं कहते कार्बाइड ले आओ पकाओ, कार्बाइड। आम अभी आजकल आम का सीजन चल रहा है तो कार्बाइड से पकाया जा रहा है आम। अब तो नया चीज आ गया है, ऐसे ऐसे छीट दीजिए 2-3 दार और 4 दिन के बाद पक के निकलेगा, प्योरो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट में करते हैं। शीतल पेय का प्रयोग जो है शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या पूछा है यहाँ? सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा सही उत्तर का, ओ हो रुक जाइए, मतलब ठीक है सवाल ठीक है, हम ही गलत दिशा में जा रहे थे। देखिए सवाल में क्या पूछा है कि स्कूट में सही कौन है, तो स्कूट में सही कौन है? क्या कृत्रिम रूपों से फलों को पकाना? कूट होना चाहिए था इसमें, कूट होता नहीं तो कूट होगा। चलिए हम बता देते हैं, बेकिंग सोडा ठीक है कर रहे थे, कूट होना चाहिए था, 1 2 3 4 ऐसे होता। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, कृत्रिम रूप से फलों का पकाना एथिलीन, और कॉटाज सोडियम। हालांकि क्वेश्चन गलत मान लीजिए, इसको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन गलत है, नहीं तो अगर क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत है, नहीं तो यहाँ कूट होना चाहिए था। चलिए आप जानकारी ले लीजिए। ऐसा हम आपको बता दें, इथिलीन जो है ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। उसके हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम मजबूरी में ले रहे हैं। कृत्रिम रूप से फल को एसिटिलीन पकाता है, एसिटिलीन पकाता है, जिसमें कार्बाइड होता है और कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है और कार्बाइड होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। हम साथ ही बता देते हैं आपको, एक होता है थाइलोफाइटा है, ये तो पानी संगा साहब पैनल दिक्कत कर रहा है, रुक जाइए हीट हो गया होगा, करते हैं तब तक पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। हो गया, बस कै गो क्वेश्चन बचल? 4 गो ना, 20 गो क्वेश्चन कराएंगे, बाकी छोड़ को क्वेश्चन कल करा देंगे। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हर दिन होता है ना, 20 क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि 22 क्वेश्चन यहाँ जो है टाइप हुआ है, हम आंसर बता देंगे, डिस्कशन कल करा देंगे उसका। चलिए, एक होता है थाइलोफाइटा वर्ग, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा जो होता है स्वपोषी वर्ग है, स्वपोषी वर्ग। इसके अंदर लाइकेन आता है, लाइकेन में कवक और शैवाल होता है। लाइकेन में क्या होता है? कवक और शैवाल होता है। लाइकेन जो है, ये जो है लाइकेन, ये प्राप्त होता है आपको, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पत्र। क्या प्राप्त होता है? लिटमस। ये लिटमस क्या करता है? अम्ल और क्षार का संकेत देता है। ये क्या करता है? इसका क्या कार्य है? अम्ल और क्षार को पहचानता है, अम्ल या क्षार क्या पहचान कराता है। अब कैसे पहचान कराएगा? तो हम आपको एक देते हैं, देखिए होता है अनिल। अनिल क्या करेगा? अम्ल पीला लिटमस पत्र को लाल करेगा, पीला को क्या करेगा? लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। क्षालिनी, क्षालिनी मतलब क्षार जो है, क्षार की लाल को नीला कर देगा। कैसा करेगा? इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, लिटमस पत्र में लाल और नीला का क्या खेल है से देखिए। लाल पत्ता गोभी है ना, तो वो क्या करेगा? अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाएगा। अम्लीय में लाल, क्षारीय में हरा। लिटमस पत्र जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में नीला हो जाएगा।
हल्दी जो है, हल्दी आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में सादा कपड़ा पर आपका जो कुर्ता उड़ता होता है, चाहे ड्रेस व्रेस होता है, उसमें हल्दी लग जाता है। तो जब आप सरफ से उसको धोइएगा तो लाल हो जाता है। तो हल्दी जो है पीला अगर है कलर में, तो बाद में जब खींचिएगा तो लाल और भूरा हो जाएगा उसका कलर खींचने के समय। जैसे ही साबुन मारिएगा तो कलर चेंज होगा, क्योंकि साबुन कैसा है, क्षारीय माध्यम है। हाइड्रेजेनिया का फूल या पौधा क्या करता है, नीला को गुलाबी में बदलता है। ये सवाल भी आई है, नीला को क्या करता है, गुलाबी में बदलता है। बढ़े आगे, चलिए समय ज्यादा हो चला है तो हम लोग थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में, अच्छा इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, दोबारा लग गया है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आज हम इसको बहुत ढूंढते हैं तब निकाल के लाए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत छपते हैं, हम जो लिखाएंगे उसको लिखिएगा। हम पहले लिखाइए देते हैं, ताकि कि हमारा ना अंदर से एकदम एक्साइटमेंट है कि हम इसको पढ़ाए, क्योंकि ये छपता है। लिखिएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक 74। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग ट्यूमर की पहचान में। कहाँ करते हैं, ट्यूमर की पहचान में। आराम से इसको पढ़ेंगे हम लोग, घबराएंगे नहीं। कोबाल्ट 16, कोबाल्ट 6, इसका प्रयोग करते हैं कैंसर उपचार में। कहाँ, कैंसर उपचार में। तीसरा है, तीसरा आपका है आयोडीन 31, आयोडीन 131। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग और थायराइड ग्रंथि में। थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। अगला है सोडियम 24, इसका प्रयोग करते हैं रक्त परिसंचरण में। सोडियम 24 के बाद लिखेगा फास्फोरस, फास्फोरस 32, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कैंसर के उपचार में। उसके बाद एक है गोल्ड, क्या, गोल्ड 198, ये नया आपके लिए हो सकता है। इसका भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, फास्फोरस जो है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग श्वेत रक्त, श्वेत रक्त उपचार में, WC के उपचार में। और इसका प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। एक जगह डाटा मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम आपको एक जगह टोटल डाटा एकत्र करके दे रहे हैं। एक है कार्बन 40, ये तो बदनामे है। इसका प्रयोग करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, ज्ञात। चलिए, आपके सामने टोटल डाटा एकत्र हो गया, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलाइए। आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ करते हैं, ट्यूमर की पहचान में। कोबाल्ट 16 का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैंसर उपचार में। आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ करते हैं, थायराइड ग्रंथि में, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसके कमी से गलकंड यानी कि घेगा रोग हो जाएगा। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में, फास्फोरस 32 श्वेत रक्त परिसंचरण में, गोल्ड 198 कैंसर उपचार में, और कार्बन 14 करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने। ये टोटल डाटा से सवाल पूछता है, और इतना ही होता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं। हम आपको क्या बोले कि डाटा एक जगह एकत्र करके मिलना बड़ा मुश्किल है, हर किताब में नहीं रहता है। ये मेरा काम है, हम चुन चुन के आपको देते हैं। चलिए तो इसको मिलाइए। आर्सेनिक 74 ट्यूमर यानी कि ए का 3, देखिए तो कहाँ है, यहाँ है। बाद बाकी ए का 1 है, तो ये ऑप्शन गलत। ए का 4 है, गलत। ए का 4 है, गलत, यानी ए आंसर सही है। तो मिला लीजिए। कोबाल्ट 16 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड, आर्सेनिक ट्यूमर, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण। बढ़ जाएंगे, 20 हो गया। चलिए तो आज का डिस्कशन हम लोग, सबसे लास्ट क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आज यहीं तक डिस्कशन को रखते हैं, चूंकि 20 क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। बाकी जो क्वेश्चन इसमें सेट है वो बच गया, तो हम इसको कल करा देंगे, इसको कल ले लेंगे।
क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, आगे का और भी जो है सब्जेक्ट का यहाँ क्लास चलता है। आपसे एक विनती है लास्ट, यदि आप आस-पास पड़ोस के हैं, तो मेरे संस्थान तक आ सकते हैं, तो आप ऑफलाइन बैच में जुटिए। जब ऑनलाइन में इतना मज़ा है, तो सोचिए ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होगा। हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत फी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मतलब जो है कंटेंट देना पड़ता है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन आप हमारे सामने होइएगा ना, तो फिर कॉम्बिनेशन बहुत मस्त रहेगा और हम आपको बहुत बेहतरीन सिखा पाएँगे। वो जो आप पढ़ते-पढ़ते चल जाते हैं टॉयलेट करने वीडियो रोक के, वो पढ़ते-पढ़ते बीच में फ़ोन आ जाता है, तब रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, रुक जाइए राजू सर जी का मतलब जो है क्लास कर लेते तब बतियाएँगे। ये तो कम से कम ऑफलाइन क्लास में नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो इसको ध्यान दीजिए। बीच में किसी का भी फ़ोन आ रहा हो, 1 घंटा के लिए फ़ोन को एकदम जो है त्याग दीजिए। कहिए यूट्यूब पर से केवल पढ़ेंगे और लिखेंगे। ये नहीं कि बीच में आया, हाय क्या कर रहे हैं? रिप्लाई कर देना है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बोलो ना, खाना खाई कि न? तो ये ठीक बात नहीं है। ये सब नहीं चलेगा। ये चलाइएगा तो फिर नौकरी नहीं होना है, बर्बाद हो जाइएगा आप। तो लास्ट में कह रहे हैं, अगर आस-पास के हैं अगर आप, तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन बैच से जुटने का, क्योंकि ऑफलाइन में बेहतरीन ताकत के साथ पढ़ाया जाता है। इससे भी ज़्यादा मतलब कंटेंट वहाँ डिलीवर किया जा रहा है। ऑनलाइन में तो एक लिमिट ना है, 1 घंटा के अंदर डिलीवर कर देना है, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। वहाँ कोई लिमिट नहीं है, वहाँ एकदम तगड़ा क्लास चल रहा है। भरोसा दिलाते हैं आपको, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको से लेते हैं हम विदा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। प्रतिभा फाउंडेशन को मत भूलिए और अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने परिवार में मेंबर को जोड़िए, अपने व्हाट्सएप में जितने लोग हैं सबके यहाँ भेज दीजिए और कह दीजिए कि अब जो है व्यवस्था हो गया है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का और सिलेक्शन लेने। हर नौकरी के सीट पर आपका जो है हक है और आपको हम दिला के रहेंगे, ठीक ना। मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आप पूरा वीडियो देखे। थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।